नमस्ते। एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट के बारे में हम जैसे कि बात कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट जो स्टॉप आ जाएगा वो आएगा systems approach to management. Now in systems approach to management we will see that the organizations are seen as a complete whole. इससे पहले की जो हमारी थियरीज थी वो अक्सर फोकस किसी ना किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर करती थी, ऑर्गेनाइजेशन के एक एलिमेंट के ऊपर। जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी फोकस करती थी वर्कर्स के ऊपर, शॉप फ्लोर वर्कर्स के ऊपर। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी या मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक थियरी थी वो मैनेजरियल लेवल के ऊपर फोकस करती थी। लेकिन जब हम बात करेंगे सिस्टम्स थियरी की तो वहाँ हमारा फोकस ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर नहीं होगा, बल्कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होगा। सो वी विल सी दैट दिस systems theory actually is a response or a reaction to earlier theories which were more into reductionism. मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन को एक छोटे से एस्पेक्ट में कन्वर्ट कर कर देखना या उसके छोटे से एस्पेक्ट को देखना। नाउ what is a system? Where did it all start off? सिस्टम हम समझ सकते हैं when we are talking about some complete entity, one complete entity, a complete whole which is made up of smaller parts or subparts. Now these subparts are interacting and interdependent, which bring out the meaningfulness or effectiveness of the complete entity, which we can understand as a system. ये जो सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली लुडविग ने 1950 में जनरल सिस्टम्स थियरी में इंट्रोड्यूस किया था, and it was more about biology and biological systems. Later on हुआ ये कि this concept was borrowed from biology and was used as a metaphor to understand the different organizational structures. और इसको हम यूज करने लगे ये समझने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती हैं, बिजनेसेस कैसे काम करते हैं। तो हमने समझा सिस्टम्स क्या होते हैं, ये आया कहाँ से, सिस्टम्स थियरी कहाँ से आई। अब हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम्स थियरी को हम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिस्टम्स थियरी द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सीन एज अ कंप्लीट सिस्टम इन इटसेल्फ विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सब पार्ट्स और सब सिस्टम्स। एक्चुअली जब हम सिस्टम्स अप्रोच यूज करते हैं मैनेजमेंट में तो हमारे तीन मेजर पार्ट्स इसको हम समझ सकते हैं, सिस्टम, सब सिस्टम और सुपर सिस्टम। सिस्टम वो होता है जो सब पार्ट से मिलकर बनता है। अभी जो सब पार्ट्स होते हैं हम उनको सब सिस्टम की तरह भी समझ सकते हैं, मतलब सिस्टम का एक छोटा कंपोनेंट। उसके बाद जो एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में ये सिस्टम एम्बेडेड होता है उसको हम मान सकते हैं सुपर सिस्टम। ओके, सो बिगर सिस्टम विद इन विच वी हैव अ सिस्टम एंड विद इन द सिस्टम वी हैव subsystems. So when we see organization as a system, then it is made up of certain subsystems. Now what are those certain subsystems? You can see it from different perspectives. One of the perspective is to see in forms of functions. What are the different functions? So maybe there's marketing one function, production is another function, HR management is one function, finance is another function. So these can be understood as subsystems which are operating, which are interdependent and which make up the whole system. ठीक है। दूसरा हमारा तरीका हो सकता है, दूसरा पर्सपेक्टिव, दूसरा वे ऑफ लुकिंग एट इट can be in terms of different elements or components which make up the system. For example, management, then employees, raw material, information, product, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं हम इनको भी सब सिस्टम समझ सकते हैं जो कि मिलकर एक पूरा कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज सिस्टम। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स? व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स वी कैन सी इन टर्म्स ऑफ ओपन वर्सेस क्लोज्ड सिस्टम्स और जनरल वर्सेस स्पेसिफिक सिस्टम्स। व्हाट आर ओपन और क्लोज्ड सिस्टम्स? नाउ दोज सिस्टम्स which are in the environment but are not dependent upon the environment for their daily functioning or day-to-day functioning or their normal existence, they are closed system. ऐसे systems environment से कुछ लेना देना नहीं होता उनका,
लेकिन वो सिस्टम्स जिनकी बाउंड्रीज परमेबल है, जिनकी बाउंड्रीज पोरस हैं, जो एनवायरनमेंट से कुछ लेती हैं या एनवायरनमेंट को कुछ देती हैं, तो ऐसे सिस्टम्स को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। ट्रेडिशनली ये माना जाता था कि ऑर्गेनाइजेशन एक क्लोज सिस्टम है, तो ये फोकस होता था कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें और बाहर क्या हो रहा है उस पर ध्यान न दें। बट लेटर ऑन ये रियलाइज हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड करती हैं एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट जब आप कहेंगे, मतलब सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, political environment, legal environment, economic environment. So whatever happens in the environment definitely affects whatever happens within the organization. So organizations are not closed systems, they are open systems. अब जनरल और स्पेसिफिक सिस्टम्स क्या होते हैं? वो सिस्टम्स जो कॉमन हो सकते हैं अक्रॉस इंडस्ट्री, अक्रॉस कल्चर्स, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर टॉल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, फ्लैट स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ये जनरल चीज़ें हैं, जनरल बातें हैं। इस तरह के सिस्टम को हम बोल रहे हैं जनरल सिस्टम। स्पेसिफिक सिस्टम वो हुए जो पर्टिकुलर टू एन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, विच कैन नॉट बी कॉपीड एंड पेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशन part of an organization, this cannot be copied and pasted into another, hence it will be a specific system. Now there are certain major concepts which we need to understand as we go through this systems approach or systems theory. Now these concepts are generally used when we are talking and discussing. तो ये concepts क्या है, इनको समझते हैं। सबसे major important जो हम concept इसमें कहेंगे वो कहेंगे holism का। Holism is an important concept in general systems theory, and holism means that the focus is on the entire system as a whole, not any particular aspect or part of it. तो होलिज्म में जब हम बात करते हैं तो हम ये कहेंगे हम केवल एक सब पार्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम पूरे सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं, एक होलिस्टिक व्यू ले रहे हैं। और ये ही होलिस्टिक व्यू, ये होलिज्म एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी सिस्टम्स थियरी का। देन नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस। जो सब पार्ट्स हैं वो जब तक आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करेंगे तब तक आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। दैट इज व्हाट द सिस्टम्स थ्योरी सेज। सो इंटरडिपेंडेंसेस आर ऑल्सो important. For example, the production department cannot say that this is the most important department, hence it can exist on its own. No, it cannot. It definitely depends upon other departments for its functioning. Similarly, let's say marketing department, it might say, okay, I am the most important department because I get the maximum revenue for the organization. So I can exist on my own. I don't need other subparts or other departments. But that's not the case. Marketing department only is important as long as it is interacting with other departments. Existing on its own, no, it cannot. Then it will lose all the meaning. That is what the significance of interdependence is in systems theory. अब जब ये इंटरडिपेंडेंस होती है तो सिनर्जीज क्रिएट होती हैं। सिनर्जी क्या होती है कि जब सब पार्ट्स का जो अपना अपना आउटपुट है वो अकेले इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो जब साथ में काम करते हैं तो वो आउटपुट जो निकलता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट होता है, दैट इज मेनी टाइम्स मोर देन दी इंडिविजुअल आउटपुट्स पुट टुगेदर। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपना आउटकम निकालते हैं, उस आउटकम को अगर आप देखेंगे, दैट इज नॉट एज मीनिंगफुल, एज इम्पोर्टेंट एज द आउटपुट गिवन बाय द company itself or the organization itself. Hence, synergies are talking about the cumulative impact of the subparts working together. तो जब हम देखते हैं कि सब पार्ट्स साथ में काम कर रहे हैं तो सिनर्जीज पॉजिटिव होती हैं, आउटकम बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच कम्स इन इज एनवायरनमेंट। तो हमने बात करी कि जो सिस्टम होता है वो एक एनवायरनमेंट में एम्बेडेड होता है। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? ऑल दोज फैक्टर्स विच आर आउटसाइड द सिस्टम बट विच अफेक्ट द सिस्टम, दे फॉर्म द एनवायरनमेंट पार्ट ऑफ इट. So the environment of a system are all those factors which are outside the system but they affect the system. For example, if we talk about the economy of the country. Now economy of the country obviously is not supposed to be a part of the system or the organization, लेकिन impact होता है. Laws of the country ये organization का part नहीं होते लेकिन उसको affect करते हैं.
the socio-cultural aspect of the country, this will also affect the organization. तो वो सारे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, सिस्टम के बाहर होते हैं, सिस्टम का उन पर कंट्रोल नहीं होता लेकिन वो सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, हम उनको एनवायरनमेंट कहते हैं. अब एनवायरनमेंट और सिस्टम के बीच में जो सेपरेशन है उसको हम बाउंड्री मानते हैं. ओके, तो जो भी एक परसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है या एक फिजिकल अंडरस्टैंडिंग है, फिजिकल एंटिटी है, फिजिकल सेपरेशन है, लिंग्विस्टिक सेपरेशन है, कल्चरल सेपरेशन है बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द कंपनी. मतलब आप कंपनी के अंदर हैं तो आप ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मानेंगे, कंपनी के बाहर हैं तो ये मानेंगे. कंपनी के अंदर हैं ऐसे ड्रेसअप होंगे, ऐसे बात करेंगे, कंपनी के बाहर हैं ऐसे ड्रेसअप होंगे, ऐसे बात करेंगे. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कम अप विच एक्चुअली डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिस्टम एंड द एनवायरनमेंट. सिस्टम्स अप्रोच में एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने को मिलता है, जो डिफरेंस देखने को मिलता है, वो है गोल्स के टर्म्स में. इससे पहले जो थियरीज होती हैं उनमें अक्सर देखते हैं कि द गोल इज वन विच इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट and the entire organization is supposed to be carrying out those goals or making an effort to carry them out. However, when we are talking about systems theory, the goals are not one-sided. क्योंकि जो भी गोल रखना है वो क्या करना है, जो सब पार्ट्स हैं उनकी कॉम्पिटेंस को देखते हुए रखना है. तो इसमें जब गोल्स सेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो सारे डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक तरह से एक नेगोशिएशन हम कह सकते हैं. तो ये यहाँ जो गोल सेट होते हैं वो नेगोशिएटेड गोल्स होते हैं, कंटिंजेंट गोल्स हम उनको मान सकते हैं कि सिचुएशन पे डिपेंडेंट थे और सब पार्ट्स ने आपस में डिस्कस किया और फिर उन गोल्स को रखा. तो यहाँ गोल्स में भी डिफरेंस आ जाता है. अब सिस्टम काम कैसे करता है, उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं. तो इनपुट, थ्रूपुट या प्रोसेस कह लीजिए, और आउटपुट. एनवायरनमेंट से जो भी सिस्टम के अंदर आता है वो इनपुट हो गया. तो क्या अंदर आता है, रॉ मटेरियल आता है, एम्प्लॉयज़ आते हैं, एनर्जीज आ सकती हैं एंड इंफॉर्मेशन आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है. प्रॉब्लम्स इन द सेंस जिसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है, तो वो तो सोसाइटी से ही आएगा. तो ये तो हो गए इनपुट्स. अब इसके ऊपर एक्शन होता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. अब एक्शन क्या होता है भाई, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं, वर्क एक्टिविटीज़ होती हैं, मशीन्स अगर यूज़ होती हैं तो वो आप कह सकते हैं वो मैकेनिकल एक्टिविटीज़ हो गई. तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो विद इन दी सिस्टम होती हैं, जिसको आप प्रोसेस कह सकते हैं, थ्रूपुट कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस कह सकते हैं. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस व्हाट हैपन्स, देयर आर सम थिंग्स विच कम आउट एज एन आउटकम एंड आर गिवन बैक टू द एनवायरनमेंट. तो ये चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन से यानी कि सिस्टम से बाहर जाती हैं, एनवायरनमेंट में जाती हैं, उसको हम आउटपुट कह सकते हैं. तो जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है या कोई फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, तो इस तरह की चीज़ें जब बाहर जाती हैं एनवायरनमेंट में तो वो आउटपुट कहलाती है. तो ये 3 मेजर एस्पेक्ट हो गए आपके, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. अब ये जो लूप है वो पूरा होता है विद फीडबैक. तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारा देखने को मिलता है सिस्टम्स थ्योरी में, बड़ा डिफरेंट भी है ये एक तरह से, वो है फीडबैक. मतलब जो आपका आउटकम था, जो आउटपुट था, जो एनवायरनमेंट में गया, उसका जो इम्पैक्ट हुआ वो वापस आप एंटर करते हैं इनपुट के थ्रू, उसको वापस यूज़ करते हैं इनपुट में. ये हुआ फीडबैक. अगर हम उस इम्पैक्ट को यूज़ नहीं करते इनपुट में तो वो फीडबैक नहीं हुआ. ठीक है, तो ये जो आउटकम होता है उसका इम्पैक्ट जब हम यूज़ करते हैं वापस अपने इनपुट में, उसको फीडबैक कहते हैं. तो अब ये फीडबैक दोनों तरह से हो सकता है, नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है, पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है. तो अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, अपने इनपुट को चेंज कर रहे हैं. कोई अगर उसमें डेविएशन आ गया है तो उसे आप हटा रहे हैं, कोई अगर प्रॉब्लम आ गई है उसे हटा रहे हैं और अब अपने इनपुट को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, ट्वीक कर रहे हैं अपने आगे के प्रोसेस के लिए. लेकिन अगर कोई आपका पॉजिटिव फीडबैक आता है तो हम क्या करते हैं, जो हम कर रहे थे उसी इनपुट को हम आगे कैरी ऑन करते हैं या हम एम्पलीफाई कर देते हैं और उसको हम बढ़ा कर देते हैं और वापस हम सिस्टम में बना उसको यूज़ करने लगते हैं. तो इस तरीके से हम फीडबैक का भी इस्तेमाल करते हैं. एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट विच इज़ नोन एज एंट्रोपी. एंट्रोपी किसी भी सिस्टम में होती है. सिस्टम में एंट्रोपी होने का मतलब क्या है कि एवरी सिस्टम विच हैज़ एन एनर्जी in it to work with it, but over the period of time this energy dissipates
and the system may not work as usual. It may become dysfunctional because of this loss of energy. Hence, it is important that some kind of regular maintenance is done. तो एंट्रोपी क्या हुआ? Loss of energy of the system, dissipation of that energy of the system. तो कोई भी आप सिस्टम देखो, आपको उसको रेगुलर मेंटेनेंस करना ही पड़ता है. इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी एक सिस्टम है. अगर हम उसका रेगुलर अपग्रेड अपकीप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन भी स्लैक हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसीज और इफेक्टिवनेस कम हो जाएंगी. नाउ बिफोर वी एंड दिस एंटायर टॉपिक, लेट अस ऑल्सो डिस्कस अ लिटिल अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस क्या हैं सिस्टम्स थियरी के? सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज तो ये है कि ये थियरी ऐसी है जो पहली बार एक होलिस्टिक व्यू के बारे में बात करती है. ये ऑर्गेनाइजेशन के किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को फोकस नहीं करती और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखती है. देन उसके बाद हम अगर बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस को समझने में हेल्पफुल होती है. तो जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देने लगती है, तो उसको हम कैसे समझें, उसकी इंटरडिपेंडेंस को कैसे समझें, वो समझने में इससे बहुत हेल्प मिलती है. फिर ये थियरी ये भी बात करती है कि भाई फीडबैक मैकेनिज्म है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी दिखाई पड़ते हैं कि अगर आप इस थियरी के थ्रू काम करेंगे, इस थियरी से एक ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ये भी समझ पाएंगे कि इन फीडबैक को कैसे यूज़ करें, इनपुट में वापस कैसे ले जाएं. देन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, तो वो बात भी समझ में आती है. एनवायरमेंट के इम्पैक्ट को भी ये फोकस करती है. तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस जो इससे पहले नहीं किसी थियरी में देखने को मिले थे. मैनेजमेंट की जो इससे पहले की थियरीज हैं वो बड़ा ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही फोकस कर रही हैं, उसके बाहर कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता. अब डिसएडवांटेजेस क्या है? तो एक डिसएडवांटेज तो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट है कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ भी टेंजिबल नहीं है. तो आपको विजुअलाइज करना पड़ रहा है कि अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह से उसमें एक इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट हो रहा है, राइट. तो इसमें ये जो एब्स्ट्रैक्टनेस है वो थोड़ी सी मुश्किल कर देती है चीज़ों को समझने में. उसके बाद इसमें देयर इज़ नो प्रिस्क्रिप्शन, सिंपल डिस्क्रिप्शन कि चीज़ें ऐसी ऐसी हैं, लेकिन कैसी होनी चाहिए उस पर इसमें कोई सजेशन नहीं है थियरी में. देन प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स वो अक्सर ये चाहते हैं, ये कोशिश करते हैं कि कुछ उन्हें टिप्स, टूल्स, टेक्निक्स मिल जाएं जिससे वो अपने मैनेजमेंट प्रोसेस को इम्प्रूव कर पाएँ, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं है इस थियरी में. दैट इज़ अनदर इशू विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एप्लीकेशन. एंड फ्यू मोर थिंग्स, ये इंटरैक्शंस की बात करती है, इंटरडिपेंडेंसीज की बात करती है, लेकिन किस तरह की इंटरैक्शंस, किस तरह के इंटरडिपेंडेंसीज, उनके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं है. एंड लास्टली नॉट मच फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. आफ्टर ऑल वो भी एक कॉम्पोनेंट है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा इसमें थियरी में डिटेल में नहीं दिया है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिस्टम्स थियरी, and I hope that makes sense and helps. Thank you.